So, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay, so narration को आगे बढ़ाते हैं. In today's class, we are going to cover the third type of sentence, which we call imperative sentence. ठीक है. Till now, what we have covered? We have covered two type of sentences along with all the major changes. भाई कुछ changes जो सभी में होंगे common changes है ना. और फिर particular sentence to sentence क्या क्या changes हो रहे हैं. तो उसमें declarative sentence plus कल हमने interrogative जो कि बहुत important थे, दो parts में divide किया, helping verb and WH word दोनों अपन ने cover किए, right? And today is the turn for the third type of sentence which we call imperative sentence. The topic name is imperative sentence, which you can see on your screen. ठीक है. अब imperative sentence का पहले मतलब समझ लें. सो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या निर्देशात्मक वाक्य. क्या कहा मैंने? आदेशात्मक या फिर निर्देशात्मक या फिर निर्देश. या तो कोई ऑर्डर दिया जाए या डायरेक्शन दी जाए. शात्मक. ठीक है. आदेशात्मक, निर्देशात्मक. ठीक है. एक्चुअली क्या है, हमारी हिंदी लैंग्वेज में है ना, हर एक चीज को अलग अलग शब्दों से बताया गया है. इंग्लिश लैंग्वेज में इतना लोचा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, बड़ा से कॉमन सा एग्जाम्पल है. हमारे यहाँ पे चाची, काकी, बुआ, मौसी सब अलग अलग रिलेशन है. इंग्लिश में केवल आंटी. चाची भी आंटी, काकी भी आंटी, मामी भी आंटी, बुआ भी आंटी. वैसे सिमिलरली चाचा, काका, है ना, ये सब है. हमारे यहाँ बड़े पापा छोटे पापा भी होते हैं. वहाँ तो अंकल है. वहाँ तो अंकल है. चाचा भी अंकल है, काका भी अंकल है, इवन मौसा जी भी अंकल है, इवन फूफा जी भी अंकल है. तो इंग्लिश में इतने सबके अलग अलग वर्ड्स पर्टिकुलरली नहीं दिए. तो हमारे यहाँ पे हमने आदेशात्मक अलग का, निर्देशात्मक अलग का. आदेश देना, निर्देश देना तो कहना भी चाहिए. इन्होंने कह दिया एक ही डालो, इंपेरेटिव, है ना. उसमें चेंजेस अगर आदेश के हैं तो अलग कुछ चेंजेस कर देना, निर्देश के हैं, डायरेक्शंस गिवन देने के हैं तो अलग कर देना. समझ गए. सो द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. किससे स्टार्ट होते हैं भाई? वैसे स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, छुपा हुआ होता है. सब्जेक्ट क्लियर कट. अब सब्जेक्ट ऐसा तो होगा ही नहीं, क्रिया हुई और सब्जेक्ट ही नहीं हुआ. किसने भूत ने आके करी है? क्रिया करने वाला सब्जेक्ट तो होगा वहां पे, लेकिन वो लिखते नहीं है अपन, छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है. स्टार्ट कहां से होता है इसका स्ट्रक्चर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है. ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. सकर्मक अकर्मक क्रिया पे डिपेंड करता है. अगर सकर्मक है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज सब मान लो अकर्मक क्रिया है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. यहां तक क्लियर है? ट्रेलर मिस कर दिया आपने गोनिका? ओके. तो इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस आते हैं उनको अपन कहते हैं आदेशात्मक या निर्देशात्मक वाक्य. ठीक है. अब इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे, माइनर चेंजेस के बारे में बात करते हैं. और फिर जैसे जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस आते जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज लोग ज्यादा दिक्कत मतलब ज्यादा नहीं सोचते कि अलग अलग रिक्वेस्ट का अलग बनाऊं, मैं ऑर्डर का अलग बनाऊं, एक ही बना दिया उन्होंने इंपेरेटिव सेंटेंस. तो फिर अब जब अपन चेंजेस करेंगे तो उसमें कब रिक्वेस्ट है कब ऑर्डर है, अपन सेंटेंस टू सेंटेंस देखेंगे. अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई भाई. रिक्वेस्ट की अलग कैटेगरी, उसके अलग चेंजेस. ठीक है ना, क्योंकि वो अंग्रेज हैं. जैसा कि मैंने कहा, चाची, मामी, काकी सब आंटी है उनके लिए. तो अलग अलग वो डिफाइन नहीं करते हैं. ठीक है, एक ही. चलो आगे आ जाओ. तो चेंजेस की बात करें हम, तो चेंजेस ये है. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब. सेड टू. चेंजेस टू व्हाट? रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, टोल्ड, कमांडेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड, वार्नड, और एक चीज लगा देता हूं, एक्सेट्रा. कोई ये लिस्ट खत्म नहीं. हाँ, ये लिस्ट खत्म नहीं हो सकती. आपको एनालाइज करना है सेंटेंस में क्या भाव है. ठीक है ना, आपको एनालाइज करना है सेंटेंस में किस तरह का भाव है. करीब करीब ये कंप्लीट है, मतलब इससे बाहर नहीं आते एज पर द. भाई देखो, कई बार क्या होता है, कोई चीज है ना बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट में पैक करना होता है. तो कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें तो करीब करीब ये आ गए. बट मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसके आगे तो कुछ होता ही नहीं. समझ गए. तो फिर भी मैं इसलिए एक्सेट्रा मुझे लगाना पड़ेगा. करीब करीब इसमें हमने सब कुछ शामिल कर दिया. ठीक है. चलो, तो इसमें से किसी का मतलब नहीं समझ में आ जाता हो तो पूछ लो. देखो, रिक्वेस्टेड का मतलब रिक्वेस्ट करना, आस्क का मतलब किसी चीज कुछ चीज पूछना, या इसको रिक्वेस्टेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं ना. ऑर्डर्ड क्या, ऑर्डर देना, टोल्ड यानी बताना. कमांड, ऑर्डर एंड कमांड में फर्क मैंने शायद पहले बताया. बताओ क्या होता है. उसको मना नहीं कर सकते. कमांड दे दिया, उसको मानना, या ऑर्डर को डिनाई भी कर सकते. कमांड को डिनाई नहीं करते. जैसे कंप्यूटर को अपन कमांड देते हैं, कंट्रोल सी, तो कंप्यूटर कभी वैसे नहीं कहेगा कि यार आज मूड नहीं है प्लीज.
अभी मैंने कहा कि सर बेटा ये क्वेश्चन कर लो, तो आप कह सकते हो कि सर आज मूड नहीं है, कल करवा दो। तो ये तो था ऑर्डर, डिनाई हो गया ना। वैसे टीचर का ऑर्डर भी कमांड होना चाहिए, होना तो चाहिए, बट होता नहीं है। ओके। फॉरबेड, फॉरबेड यानी अभी अभी मैंने बताया मना करना, है ना। वैसे वर्ब है फॉरबिड, लेकिन सबकी सेकंड फॉर्म आ रही है, चेक करो, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है ये। वर्ब एक्चुअली फॉरबिड है, वर्ब एक्चुअली क्या है, फॉर बिड, ठीक है। एडवाइस समझते हो एंड वार्न समझते हो ना। अब इसमें एक चीज अभी नहीं आई, सजेस्टेड, वो स्पेशल केस है, उसको ये सारे होने के बाद बताएंगे। अभी इसमें लिस्ट में मैंने उसको शामिल नहीं किया है। वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट वो स्पेशल टाइप ऑफ, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो बाकी चेंजेस देखते हैं। तो ये तो हो गया, अपन क्या क्या देखते हैं मेन चीज। सबसे पहले तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं, इसमें चेंज हो गया। उसके बाद अपन कनेक्टर भी तो देखते हैं। तो कनेक्टर क्या होगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाली वर्ब्स हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर में बताना भूल गया, नेगेटिव है तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये दो स्ट्रक्चर में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, सिट इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डोंट सिट इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट, जैसे सिट डाउन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सकर्मक अकर्मक पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगी, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, ओके। तो कनेक्टर क्या होता है, अगर ये वाला है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ये वाला है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कनेक्टर मिला, मिल गया क्या कनेक्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बीच का। तो कनेक्टर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो सकता है कि दूसरा वाला फॉर्म नहीं गिवन हो, हाँ चलो वो भी गिवन है। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज टू नॉट टू, दोनों दे दिए, दोनों मिल गए कनेक्टर। इस फॉर्म का है तो ऐसे, इस फॉर्म का है तो आगे चलते हैं। फुल स्टॉप मिलेगा इसमें भी और इसमें भी फुल स्टॉप लगाना है। याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं मिलता, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो डिफरेंट कैटेगरी है, अभी और भी एक कैटेगरी है ना। इसमें फुल स्टॉप ही मिलेगा, फुल स्टॉप यानी डेक्लेरेटिव का डेक्लेरेटिव ही रखना है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। द प्रिंसिपल सेड टू द विजिटर प्लीज सिट डाउन, ठीक है। प्रिंसिपल ने विजिटर को कहा, अच्छा रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज लगाते हैं, ये किसी को कहने की बताने की जरूरत नहीं। तो कोई कैसा इसमें से कैसे पता चला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही वो बताएगा कि रिक्वेस्ट है कि क्या है। और दूसरा कॉमन सेंस, दूसरा क्या होगा, कॉमन सेंस भी होगा कि है ना, किस सिचुएशन में कौन सी बात रिक्वेस्ट की फॉर्म में की जाती है और कौन सी बात ऑर्डर की फॉर्म में की जाती है, कौन सी चेतावनी होती है, कौन सी सजेशन होती है, कौन सी एडवाइस होती है, राइट। द प्रिंसिपल सेड टू द विजिटर प्लीज सिट डाउन। तो देखो सेट टू को किसमें चेंज करवाया था मैंने, रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे प्लीज का मीनिंग है तो मैं क्या कर दूंगा, रिक्वेस्टेड कर दूंगा। अब सुनो, जब रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज मत लगा देना, ये चीज का याद रखना है ना। क्योंकि हमको क्या स्ट्रक्चर रखना होता है, डेक्लेरेटिव, और डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में प्लीज का कोई रोल नहीं होता। प्लीज टू प्लीज सिट डाउन ऐसा कोई डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। तो सिट डाउन से स्टार्ट करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू व्हाट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो बहुत सरल होते हैं ये, बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखो, है ना, ठीक है। तो द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, द विजिटर भी आएगा, बाकी सारी चीजें तो आएंगी आएंगी, टू सिट डाउन। बताओ समझ आया? चलो तो चेक इन देखो, अब ये तीन चार पहले अलग अलग भाव के हैं। जैसे कि ही सेड टू मी प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, ठीक है। तो प्रिंस बोलो, ही सेड टू का क्या कर दोगे अब, रिक्वेस्टेड, बिकॉज आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज, ठीक है। और स्विच ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये स्विच करना ये एक तरीके से वर्ब है। तो टू स्विच ऑन द लाइट्स, टू स्विच ऑन द, ठीक है, डन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, रिक्वेस्ट और कमांड या ऑर्डर कह लो, कमांड को हटाओ, रिक्वेस्ट या ऑर्डर दोनों के दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होते हैं। क्या कहा मैंने, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें फॉर्मेलिटी हो, जो ऑफिस में, जैसे सपोज करो आपने कहा सर प्लीज मे आई कम इन, सो इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, है ना। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, सर प्लीज ये बॉटल पास करना, इट इज एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। मैंने कहा कि प्लीज नमक पास करना, तो प्लीज बोल दिया तो भाव थोड़ा ना मेरा प्लीज का, मन में तो भाव है चल नमक दे, समझ में आई बात। मैं थोड़ा लेटर लिखूंगा, आई बैक टू से प्लीज गिव मी सॉल्ट, समझ गया। सो फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी हो सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्डर भी हो सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्डर कैसे होगा, एक टीचर ने क्लास में बच्चे को ऑर्डर दिया, यू विल कंसीडर इट इज अ फॉर्मल ऑर्डर, है ना। और एक आप घर पे आए और मैंने हल्का सा कह दिया कि यार ये लाइट ऑन लाइट ऑफ कर दो, दिया तो ऑर्डर है, गेट गेट बंद कर दो, शट द डोर, तो ये इनफॉर्मल ऑर्डर है ना। अब सुनना ध्यान से, जब फॉर्मेलिटी का सेंस आए तब तो ये दोनों वर्ब्स, और जब इनफॉर्मेलिटी का सेंस आए तो दोनों ऑप्शन है, ये भी और ये भी।
जब फॉर्मेलिटी का सेंस आया तो 100% रिक्वेस्ट और आस्क, है ना, ठीक है, ये रूल है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें कभी भी मतलब आपके मार्क्स नहीं कर सकते कि आप रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड की जगह आस्क्ड लिख रहे हो या आस्क्ड की जगह रिक्वेस्टेड लिख रहे हो, और ऑर्डर्ड की जगह टोल्ड लिख रहे हो और टोल्ड की जगह ऑर्डर्ड लिख रहे हो। इस चीज के आपको वो मार्क्स नहीं काट सकता, बट आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्टेड और आस्क दे आर यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट और फॉर्मल ऑर्डर, और जनरली कैजुअल रिक्वेस्ट और कैजुअल ऑर्डर में अपन आस्क्ड और टोल्ड लगा सकते हैं। सॉरी मैंने गलत किया, रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड, the requested and ordered, these two words are used for formality वाले request and formality वाले order, और asked और told जैसे अपन declarative में करते थे, तो उसको डेक्लेरेटिव मान लिया भाई, इनफॉर्मल है ना, क्या अपन इंपेरेटिव माने, इसको डेक्लेरेटिव मान के अपन ने आस्क और टोल लगा दिया। आप एग्जाम में कुछ भी लगाओ, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, आप तो रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड ही लगा देना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं, जो कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन आते हैं, रिक्वेस्टेड ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया तो बेटा फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो आस्क्ड भर के आएंगे, ऑर्डर्ड ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया तो फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो टोल्ड भर के आएंगे। उनके लिए ये बात कही जो मैंने अभी कही, ठीक है। आप मस्त रहो, रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड एंड टोल्ड, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बताओ इसका फिर क्या बनेगा। ही आस्क्ड मी, जानबूझ के बनाया मैंने ऐसा, क्यों, क्योंकि अब देखो, एक और चीज बताना भूल गए, मैंने अभी अभी बताया, वैसे सिचुएशन से भी डिपेंड करता है। प्रिंसिपल विजिटर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल कैबिन में भी कोई, मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन, सो मैं फॉर्मेलिटी करी फॉर्मेलिटी करी ना, कई जगह प्लीज अपन फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं भाई ये फॉर्मेलिटी है, उस जगह प्लीज बोलना बनता है ना, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हो, ठीक है। उसने कहा प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स, इसमें कौन सी फॉर्मेलिटी है, तो मीनिंग से भी पता चल रहा है आस्क्ड, ठीक है। हालांकि इसमें अगर रिक्वेस्टेड भर दूं तो कोई काटेगा नहीं मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना, फुल मिलेंगे आपको। ओके चले नेक्स्ट। और प्लीज हटा दो तो ऑर्डर हो जाता है, सिंपल सा लॉजिक है, प्लीज हटा दो तो क्या हो जाता है, ऑर्डर। द टीचर सेड टू द बॉयज, और मीनिंग से पता चल रहा है कि टीचर बॉयज को रिक्वेस्ट होना करेगा प्लीज शांत हो जाओ, अब वो टीचर पे डिपेंड करता है या बच्चों पे डिपेंड करता है। वैसे कैजुअली तो टीचर को अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, ऑर्डर ही देना चाहिए कि कीप साइलेंस, तो बोलो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू कीप साइलेंस, कीप को क्यों भगा रहा है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कीप साइलेंस, वेरी। और ही सेड टू मी क्लोज द डोर, उसने कहा ऑर्डर डोर को क्लोज करो, तो अब टीचर बॉयज को फॉर्मल ऑर्डर दे रहा है और ये इनफॉर्मल ऑर्डर है, तो मैं ऑर्डर्ड वर्ड या ना यूज करके टोल्ड वर्ड यूज कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू क्लोज, और इवन इस टोल्ड की जगह वापस ऑर्डर्ड भी लगाया जा सकता है, ठीक है। बट जहां पे फॉर्मेलिटी 100% स्थापित होती हो, वहां पे तो आप रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड ही लगाएं। जहां पे फॉर्मेलिटी स्थापित नहीं होती है वहां फिर कुछ भी ऑप्शन है, जैसे कि इन दोनों क्वेश्चन में तो कुछ भी ऑप्शन है, और इन दोनों में तो आप रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर ही लगाओ, क्योंकि यहां तो क्या होता है, फॉर्मेलिटी स्थापित हो रही है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिक्स एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं सीख सकते, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। समझ आया, यहां तक क्लियर है, तो शुरू के 4 वर्ब्स तो क्लियर हो गए आपके, ये चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटेंस इज, अच्छा सेंटेंस देता हूं मैं आपको कुछ। द कैप्टन, चलो शुरू हो जाओ। द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड द जज सेड कॉल द नेक्स्ट। इन दोनों का बना दो, भाव भी आपको ही पहचानना है ना। मार्च का मतलब समझ में आता है ना, हाँ, मार्च फॉरवर्ड का मतलब ये मंथ वाला मार्च नहीं है। कोई कहे सर मेरा मेरा तो ना अगस्त में आता है, अगस्त फॉरवर्ड बोलो, मार्च फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हो। मार्च फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मार्च पास्ट करते हैं अपन परेड, वो वाला मार्च फॉरवर्ड है। बन गए। बताओ क्या बनाया पहला, द कैप्टन, हाँ द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, या फिर आप सही कह रहे हो कि कैप्टन को अपन, कैप्टन अपने सोल्जर्स को फिक्स क्लियर कट ऑर्डर्स देगा, तो आप कमांडेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कमांडेड और एंड ऑर्डर्ड में भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा कोई, कोई नहीं काटेगा, बट रिक्वेस्टेड कर दोगे तो काट देगा,
अब रिक्वेस्टेड मत कर देना कि कैप्टन ही बिल्कुल छोटा सा है मान लो, और वो सोल्जर्स उसके बड़े, प्लीज मान जाओ, प्लीज आगे बढ़ो, हाँ, है ना। ऐसा होता भी नहीं है वैसे भी, है ना। आपके जो सिलेक्शंस होते हैं कहीं पर भी, जैसे आर्मी का सेंटेंस लग रहा है तो आर्मी में सिलेक्शन होता है तो आपकी हाइट पर्सनालिटी देख के ही आपको कैप्टन बनाया जाता है, तो आपको ऑर्डर ही देना है, ठीक है। ओके चलो, तो कैप्टन कमांडेड ऑर्डर सेम चीज है, टू मार्च फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द जज सेट कॉल द नेक्स्ट विटनेस, क्या बनाया, द जज ऑर्डर या द जज कमांडेड, आगे क्या। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताएंगे आपको, ये सारे वर्ब्स, ये सारे वर्ब्स जो हैं सेड टू से आते हैं, आपने नोटिस नहीं किया, वहां पे सेड टू तो है ही नहीं, ठीक है, वहां पे सेड टू तो है ही नहीं, तो अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो एक तरीका तो है, एक तरीका तो ये है कि मैं सेड को सेट रख दूं, लेकिन फिर वो ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट वाली भाव नहीं जनरेट हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम ऑर्डर्ड कर लेते हैं, और ऑर्डर्ड के आगे अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं। समझ में आई बात, ऑर्डर के हिसाब से अपने, अब मैं मान लेता हूँ, सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेता हूँ, द जज सेड टू हिज, जो भी मान लो सर्वेंट्स मान लो या कुछ भी मान लो, द जज सेड टू, क्या बोलोगे आप, जो भी जिसको भी वो कहता है कि अगले, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, जो अगले गवाह को बुलाया जाए, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। द जज कमांडेड देम, कुछ भी लगा दिया, मतलब एक तरीके से भाई कमांड किया, ऑर्डर किया, लेकिन सेड टू से ऑर्डर्ड बन के आता है ना, सेड से तो ऑर्डर्ड बन के आएगा नहीं, सेड टू से बन के आएगा, तो इसको, इस सेंटेंस को मान लिया गया, द जज सेड टू देम, ऐसा मान लिया गया। अब सेड टू से क्या बन गया, कमांडेड बन गया, क्योंकि मैं सेड का सेड नहीं रख सकता, भाव समझ नहीं आएगा, और सेड को कमांडेड में चेंज नहीं कर सकता, फिक्स सेट ऑफ रूल्स, समझ गए, ठीक है। सो हमको कमांडेड सही है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कमांडेड टू कॉल, कमांडेड के यानी कहने का मतलब है रिक्वेस्टेड आस्क्ड, इन जब वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, किसको रिक्वेस्ट की जा रही है, किसको कमांड किया जा रहा है, किसको ऑर्डर की जा रही है, किसको वॉर्न किया जा रहा है, इसके आगे ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी है, इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो, गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जोड़ना है एज पर द सेंटेंस, ठीक है, क्लियर। द जज कमांडेड देम टू कॉल द नेक्स्ट, क्लियर, चले नेक्स्ट। हाँ जी, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन, बनाओ देखें, प्रिंसिपल ने पियोन को कहा लेट द बॉय कम इन, लड़के को अंदर आने दो, लड़के को अंदर आने दो, डन, डन, हो गया, इधर से हो गया बेटा, नितिशा, हो गया, कोनी का हो गया, टेल मी कोनी का क्या बना है, टू कम इन, टू, टू लेट द बॉय कम इन, देखो अब लेट का मतलब समझो, लेट इज ए वर्ब, लेट इज ए वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी चीज को करने की अनुमति देना, है ना, एक तरीके से अनुमति नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं किसी एक्शन को करने की तरफ प्रेरित करना, उकसाना भी, हाँ चलो ये एक्शन होने दो, है ना, ये एक्शन होने दो, जैसे अपन कहते हैं लेट्स गो, लेट अस गो, यानी कि चलो चलते हैं, तो अपन, मैं ऑर्डर थोड़ा दे रहा हूं मेरे सामने वाले को, भाई अपन उसकी तरफ मतलब अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स बता रहे हैं, उस एक्शन को होने दिया जाए, इस इसके प्रति आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अप्रूवल, आपका अप्रूवल है कि एक्शन हो जाना चाहिए, अप्रूव कर रहे हो आप उस एक्शन को, है ना। तो जैसे लड़का अंदर आना चाह रहा है काफी देर से, तो अब आपने कहा कि लड़के को अंदर आने दो, अप्रूवल मिल गया एक तरीके से, राइट। तो लेट की पहली बात तो तीनों फॉर्म्स यही होंगी, लेट लेट लेट, ये याद रखना, बिकॉज अगर वो वर्ब है तो आपको ये भी बताना चाहिए तीनों फॉर्म्स क्या होती है, लेट लेट लेट, और अगर ये वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा, टू लेट द बॉय कम इन, वेरी इजी, ठीक है, समझ में आई बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है, लेट वर्ब है ये पता होना चाहिए, तो लेट किस में चेंज हो जाएगा, तो लेट में हो जाएगा, ठीक है, चलें आगे, चलें। अच्छा अब इसका दूसरा फॉर्म देखो, ये अब सेम सेम चीज आ गई कि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप तो इसको करके निकल जाओगे, है ना, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में ये ऑप्शन में नहीं मिला,
सो देयर इज एन अनदर स्ट्रक्चर, और ज्यादा ऑथेंटिक इसी स्ट्रक्चर को माना गया है। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर सुनो ध्यान से क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में कनेक्टर लगाएंगे दैट, यहां पे सुनना ध्यान से। उसके बाद हम लेट को तो कन्वर्ट करेंगे माइट बी अलाउड, किसमें, फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, माइट बी अलाउड। और द बॉय के बाद उसको प्लेस करेंगे, और अगली जो वर्ब है ध्यान रखना। अच्छा, आपने किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि इस कमिन का क्या होगा, आपने किसी ने नोटिस नहीं किया। देखो हमने सीखा था ना, एक वर्ब होती है उसकी फिफ्थ फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटिव जिसको अपन कहते हैं ना। वो टू इन्फिनिटिव भी दो तरीके की होती है, एक होती है फुल इन्फिनिटिव। अब ये क्या है, एक्चुअली आपको वर्ब चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 ओवर शीट, है ना, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ आता है। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। तो कोई वर्ब तो फुल इन्फिनिटिव में कनेक्ट होती है, कैसे, टू कम इन। और कोई बेयर इन्फिनिटी, BARE बेयर इन्फिनिटी में कनेक्ट होती है, जिसको अपन कहते हैं कम इन, उसमें टू हट जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि फुल में होगी या बेयर में होगी, जिसके साथ ये जुड़ रहा है। तो लेट वर्ब के साथ कोई भी वर्ब फुल इन्फिनिटी में नहीं जुड़ती, लेट वर्ब डिसाइड कर रहा है कि मेरे साथ जो अगली वर्ब जुड़ेगी वो बेयर इन्फिनिटी में जुड़ेगी। तो लेट के साथ टू कम इन नहीं आया ना, लेट द बॉय टू कम इन ऐसे नहीं कहा मैंने, सुनने में वो भी सही लग रहा है, लेट द बॉय टू कम इन, लेकिन मैंने क्या कहा, लेट द बॉय कम इन, क्योंकि लेट वर्ब के रूल्स हैं कि वो अपने आने वाले आगे वर्ब को बेयर इन्फिनिटिव में जोड़ती है, किसमें जोड़ती है, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन अब तो लेट ही नहीं रहा, तो फिर टू कम इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर फुल इन्फिनिटिव, क्योंकि एक्चुअली है वहां पे टू कम इन ही। जैसे अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन सीखा था कि विच है तो सही पर हट गया, तो है वहां पे टू कम इन है, बट वो लेट की वजह से वो टू हटा हुआ था, अब लेट चला गया तो टू आ जाएगा। तो द सेंटेंस विल बी, यहां तक तो क्लियर है, दैट कनेक्टर लगा दोगे। पहले आप सब्जेक्ट लोगे, टू लेट को किस में चेंज कर देंगे, सॉरी इससे देखो ना, क्वेश्चन से देखो ना, द बॉय को किस में चेंज कर दोगे, द बॉय तो सब्जेक्ट आ जाएगा, लेट किस में चेंज हो जाएगा, माइट बी अलाउड, फिक्स सेट ऑफ रूल्स, और कम इन विल बी चेंज टू कम इन। बताओ एनी डाउट्स। फिर एक सेंटेंस अभी आपको और देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेट हमेशा माइट बी अलाउड, देखो मीनिंग देखो ना, प्रिंसिपल ने पीएम को इस प्रकार के ऑर्डर दिए कि लड़के को अब अंदर आने के लिए अलाउ किया जा सकता है, ये इट इज सम टाइप ऑफ अप्रूवल और नॉट, अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि है ना, सर इसको एक्स से डिवाइड कर सकते हैं क्या, मैथ्स में क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि हाँ आप इसको हाँ हम लोग इसको एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो आप कह रहे हो उसमें मेरी सहमति है, मेरा अप्रूवल है। तो उसने पूछा कि है ना बच्चे को अंदर बुला दिया जाए, तो हाँ बुला दिया जा सकता है, अब ये करेक्ट टाइम है, ले सकते हैं। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कभी भी आते टाइम। और ऐसा ही वॉइस में भी होता है, वॉइस में भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आते टाइम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों को इस चीज का याद रखना है ना। ओके डन। तो एक, हाँ बताओ, कनेक्टर इस वाले फॉर्म में लगाओगे तो दैट, और उसमें लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी और वही कनेक्टर बनेगा। ठीक है, आप स्ट्रक्चर कौन सा यूज करोगे, उसमें उसमें दैट नहीं लगेगा, इसमें टू नहीं लगेगा, उसमें दैट नहीं लगेगा, इसमें टू। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, वही बताने वाला हूं, देखो इंपेरेटिव का, इंपेरेटिव का जो इंपेरेटिव का जो जो इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, उसमें 99.99% टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आएगी आएगी ना, आएगी। इसमें इधर आ गई, इसमें वंचित रह गई तो इधर आ गई, एक बार जरूर आएगी, एक बार आएगी जरूर, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसमें तो कनेक्टर के फॉर्म में ही आ गई, इस बार कनेक्टर कन्वर्ट करके कुछ और स्ट्रक्चर बनाया हमने, माइट बी अलाउड वाला स्ट्रक्चर बनाया। तो अब अगली वर्ब को आप टू इन्फिनिटी में 100% कन्वर्ट करो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए इंपेरेटिव के इनडायरेक्ट फॉर्म में, कहीं ना कहीं तो, और उधर तो उधर ही दिख गया था। ठीक है ना, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स होते हैं। लेट, अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये लेट ना हो कुछ और वर्ब हो ना, तो यहाँ पे दो बार टू आएगा, लेकिन वो लेट वर्ब के कारण वो टू नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स होता है। चलो एक सेंटेंस और करो तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये करो। मोहन सेड टू राम लेट मी गो होम नाउ। मोहन ने राम से कहा आप घर जाने दे भाई, मम्मी बुला रही है, कहते हैं ना आप घर जाने दे, अब इजाजत चाहिए आपकी, अब इजाजत चाहेंगे। अब आप
ये चीज नोटिस करो, मैं इस चीज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, और ना आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि ऑर्डर्ड लिख रहे हैं कि कमांडेड लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं। वो अब आप अपने हिसाब से लिखते रहो, है ना, क्योंकि उस चीज के मार्क्स एक्चुअली नहीं काटता। बस इतना तो आप, मुझे भी विश्वास है कि प्लीज को आप ऑर्डर नहीं लिखोगे उतना तो आप कर ही दोगे, है ना। मेन जो फोकस है वो आगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है उस पर ध्यान दे, राइट। अब मोहन सेड टू राम लेट मी गो होम नाउ, मोहन ने राम से कहा कि मुझे घर जाने दे। तो इसमें आप चाहो तो ऑर्डर तो लग नहीं रहा है ना, मोहन आस्क्ड लिख सकते हो ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लिख सकते हो, है ना। हाँ, रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के हिसाब से आस्क्ड भी लगा सकते हो ना, और टोल्ड भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बात बताना भी है एक तरीके से ही, है ना। मोहन टोल्ड भी लगा सकते हो। आगे कैसे कन्वर्जन हुआ वो सोचो आप तो, मेन बात वो है। चलें, ओके। तो पहला स्ट्रक्चर तो बड़ा इजी, बस इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन याद रखना ना। बोलो, सेट टू का तो आपने चलो आस्क्ड कर दिया होगा, सबसे अप्रोप्रिएट वही लग रहा है। और लेट का क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मी कौन सा पर्सन, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल चेंज एज पर मोहन, वो भी चेंज करना है, भूल मत जाना ठीक है, ये मेजर चेंजेस है, हर जगह आएंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन, है ना। और नाउ भी मेजर चेंजेस, चेंज ऑफ एड्रेस वो भी हर जगह आएंगे। तो हिम, गो, लेट अभी भी जिंदा है तो गो आ रहा है, अगर लेट नहीं होता तो टू गो होता, है ना। लेट वर्ब आ रहा है इसलिए ही विल टेक, इट विल टेक बेयर इन्फिनेटिव विथ हिम, है ना। टू लेट हिम टू, नहीं सॉरी, गो होम, और देन एक स्ट्रक्चर तो सबने ये बना दिया, बताओ यही बनाया एक स्ट्रक्चर तो। देखते हैं हमारे आंसर, बिल्कुल यही है, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड टू लेट हिम गो होम, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, उसके बाद मी को पहले लूंगा मैं, यानी कि मी विल चेंज एज पर मोहन। तो वैसे तो हिम होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखो, एक चीज और सुनो, वहां पे मैं बताना भूल गया, फिर से सुनो। देखो, इस स्ट्रक्चर में ये बॉय एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और इस स्ट्रक्चर में द बॉय एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है और ये वर्ब से पहले आ रहा है। अब द बॉय तो नाउन है, और नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है। राम एक्शन करेगा तो भी राम कहूंगा, और राम पर एक्शन होगा तो भी राम कहूंगा, लेकिन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होती है। आई एक्शन करेगा तो आई लेगा, आई पर एक्शन होगा तो मी होगा, ही एक्शन करेगा तो ही होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगी, उस पर एक्शन होगा, तो प्रोनाउन में चेंजेस होंगे। तो अब ये जो मी है चेंज होना चाहिए था मोहन के अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग ये ही वाली सीरीज चलनी चाहिए थी, ही हिम इज इज। और सेकंड स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो फिर आप हिम ना लिख के क्या लिखोगे, ही। और टू लेट का या लेट का जो भी मानते हो, माइट बी अलाउड। और अब लेट रहा ही नहीं, और टू इन्फिनिटी भी लगाना है, टू गो होम, देन बाकी सब आप कर ही दोगे, समझ गए। बोलो, सबका सही बना के आपकी बार, ये हिम वाला हो सकता है गलत बनाओ, हिम का हिम ही लिख दिया हो किसी ने, बाकी तो सही बना होगा ना, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, देन। बोलो नितिशा, समझ आया, आया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा आना चाहिए। घर जाके फिर से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो एक बार और, ठीक है ना। ही सेड टू मी डोंट टच द वायर, करो। उसने कहा इस वायर को मत छूना। ये सपोज करो देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क रनिंग समवेयर, हमारे मान लो कोचिंग से बाहर निकला और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कुछ, यहाँ बगल में प्लॉट बन रहा है किसी का ना, और वहां से बच्चे हैं, बच्चे तो उत्पात मचाते ही हैं। तो वहां पे चला गया कोई छोटा बच्चा या आप जैसा बच्चा, अभी छोटे ही हो, अब उधर चले गए। तो वहां पे जो उनके जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने बच्चों को मना किया कि वायर को टच मत करना। हमेशा ना पढ़ते ही सिचुएशन इमेजिन किया करो, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा इसने कहा होगा, ऐसा इसने कहा होगा, तो उसमें सॉल्व करना आसान होता है। ये चीज मैंने नोटिस करी है ना। ओके, ही सेड टू मी डोंट टच द वायर, ठीक है। तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे नॉट टू में चेंज होती है, तो इसका एक स्ट्रक्चर तो बन सकता है। अच्छा, इसको रिक्वेस्ट तो कहोगे नहीं, है ना। इसको ऑर्डर नहीं, इसको मतलब रिक्वेस्ट कह सकते हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और इसको ऑर्डर भी कह सकते हो, इनफॉर्मल ऑर्डर। तो टोल्ड या आस्क्ड लगा सकते हैं, बट जेन्युइनली अपन ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड तो नहीं लगा सकते, है ना। ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्ट तो बिल्कुल फुल फ्लेज रिक्वेस्ट या फुल फ्लेज ऑर्डर होती है, जिसमें पूरा पूरा 100% रिक्वेस्ट का भाव है और 100% ऑर्डर का भाव है। जब कंफ्यूजन हो तो टोल्ड या आस्क्ड, ठीक है ना। तो मैं ही टोल्ड मी, अब डिपेंड ये करेगा ही कौन है और मी कौन है, सुनो, डिपेंड करेगा ही कौन है मी कौन है। मान लो इंजीनियर साहब के सामने कोई नेता आ रहा है और उसका टच हो गया था वायर, तो वो नेता को तो रिक्वेस्ट करेगा,
कि सर प्लीज इस वायर को टच मत करो। और मान लो कोई बच्चा आ गया, उसको ऑर्डर देगा, ओए इस तार को नहीं छूना, तो ही और मी पे डिपेंड करेगा ना, ही कौन है और मी कौन है, किस कौन कह रहा है किसको कह रहा है। तो जब भी ऐसी बात आ जाए तो सिंपल सा है, आस्क्ड या टोल्ड लगा दिया करो। ठीक है, तो ही आस्क्ड या ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड या ही टोल्ड मी, ऑब्लिक लगा दिया मैंने, है ना, मी। आगे सुनो, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है, बोलो जरा। नॉट टू टच द वायर, तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर इसका सही है, बाकी एक स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है, बन सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल एज पर द रूल्स मैंने ये चेंज कर दिया, ही टोल्ड या आस्क्ड मी नॉट टू टच द वायर। ठीक है, अब सुनो, एक वर्ब और थी वहां पे जिसको मैंने कहा था फॉरबिड, फॉरबिड, ठीक है ना। तो कोई एक्शन करने के ना करने के लिए उकसाया जाए तो उसको कहते हैं फॉरबिड, उसको क्या कहते हैं, फॉरबिड। तो फॉरबिड अगर मैं इसमें लगाऊं तो कहां लगाऊंगा, आस्क्ड या टोल्ड की जगह लगाऊंगा, रिपोर्टिंग वर्ब होती है चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अंदर थोड़ा ना जाएगी। तो सुनो, टोल्ड और आस्क्ड की जगह मैंने लगा दिया फॉरबिड की सेकंड फॉर्म यानी फॉरबिड, फॉरबिड। ठीक है, अब मैं अगर लिख दूं नॉट टू टच वायर, सही है क्या, बताओ, बताओ क्या गलती है। जब आपने यहां पे फॉरबिड लगा दिया तो अंदर नोट आएगा क्या, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब सुनना ध्यान से, अप्लाई मैथ्स, सुनो मेरी बात। मैंने आपको, सुनो, मैंने आपको मना किया वायर टच करने के लिए, मतलब आपको वायर टच नहीं करनी है। मैंने आपको मना किया वायर नहीं टच करने के लिए, मतलब आपको वायर टच करनी है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आइए तार को छूइए। समझ में आई ना बात। तो मना करने के बाद आप नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, तो एक्चुअली उस एक्शन को करने के लिए कह रहे हो, फिर आप मना कहां कर रहे हो, फिर तो आप एक्शन को करने के लिए कह रहे हो। समझ गए ना, अप्लाई मैथ्स। तो मैं क्या कर दूंगा, फॉरबिड यूज करने के बाद मैं नॉट नहीं लगा सकता। और ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं जैसे डिनाइड, डिनाई के बाद भी नॉट नहीं आता, डिनाई करने का मतलब भी मना करना होता है। ठीक है ना, अप्रूवल नहीं देना होता है, अप्रूव डिनाई, यानी अप्रूवल ही नहीं दिया आपने तो उसमें भी नॉट मत लगा देना। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड सेंटेंस विल बी लाइक ही फॉरबेड मी टू टच द वायर। अब मीनिंग कई बार ऐसे निकल के आ रहा है कि टच करने के लिए कह रहा है, वो फॉरबेड का मीनिंग जिसको पता है वो कहेगा कि नहीं टच करने के लिए नहीं कह रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट। जॉन सेड टू मी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, बनाओ। जॉन सेड टू मी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन। ठीक है, ये बनाओ एक बार। जॉन ने मुझे कहा कि एक अच्छे फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब क्या होता है, किसी, एक्चुअली डॉक्टर फिजिशियन ही होता है, एक्चुअली डॉक्टर फिजिशियन ही होता है। हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, अब सर्जन के पास देखो, भगवान ना करे किसी को जाने की नौबत आए, और हम तो नहीं गए ना, कोई गया थोड़ा ना अभी तक सर्जन के पास। ठीक है, भगवान करे ऐसी नौबत किसी के भी ना आए, है ना। मैं तो मानता हूँ कि सर्जन भूखे मर जाने चाहिए, कोई नहीं जाना चाहिए उनके पास, है ना। मतलब मानवता के प्रति मेरे लिए ये मेरी उमंग रहती है ना। बट अब भगवान को सबका घर चलाना होता है, तो वो फिर भगवान एक्सीडेंट एक्सीडेंट करवाता है उस चक्कर में भी उनका भी घर चले। चलो, फिजिशियन जो हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं उसको फिजिशियन बोलते हैं, चिकित्सक, उसको क्या बोलते हैं, फिजिशियन। जो खांसी जुकाम का वो डॉक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं फिजिशियन। तो फिर डॉक्टर किसको कहते हैं, अरे डॉक्टर तो हर वो आदमी है जिसने किसी भी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की है, यानी पीएचडी की है। इवन आपने मैथ्स में पीएचडी की थी तो आपके आगे भी डॉक्टर लग सकता है। डॉक्टर तो अब्दुल कलाम भी थे, क्या उन्होंने वो क्या सर्जरियां करते थे, करते थे क्या सर्जरी, हाँ। सो हम इंडियन ने हमारे मीनिंग चेंज कर दी है डॉक्टर। मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, एक्चुअली हमको बोलना ही ये चाहिए हम फिजिशियन के जा रहे हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी लैंग्वेज सीखने का सही तरीका है अपनी स्पोकन लैंग्वेज को सुधारना शुरू कर दो, सुधारना शुरू कर दो। ये जो वर्ड आप सीख रहे हो इसको अपने डे टू डे लैंग्वेज में अप्लाई करना सीख शुरू कर दो। आप बोलो जेन्युइनली कि फिजिशियन को दिखा, मैं फिजिशियन को दिखाने जा रही हूं। ठीक है, बोलो ऐसे, ज्यादा है ज्यादा सामने वाला हंसेगा, कोई बात नहीं, हंस ले, हंसना भी एक धर्म होता है। हंसाना भी, मतलब ठीक है, उससे भी पुण्य मिलता है। ठीक है ना। सो कंसल्ट ए गुड फिजिशियन मतलब जाके किसी फिजिशियन से कंसल्ट करो, तेरे को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, जाके कंसल्ट कर ना। तो क्या किया आपने, किसी को क्या किया, अगर आप किसी को ये बात कहते हो कि फिजिशियन से जाके मिल, तो आपने क्या ऑर्डर दिया उसको, रिक्वेस्ट की, क्या दिया, एडवाइस, क्या दिया आपने, एडवाइस। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, एडवाइस्ड तो लिखना है मुझे, एडवाइस्ड तो लिखना है मुझे, बट मैं ये वाला एडवाइस्ड लिखूं
या मैं ये वाला एडवाइस लिखूं? और क्या दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों का मीनिंग सेम होता है? और इसमें सी वाला सी या एस? एस। तो सी वाला क्या होता है बेटा? सी वाला क्या होता है? डिफरेंस है मतलब अर्थ में ही डिफरेंस है। मतलब इसका एडवाइस का मतलब तो चलो आपको बताए सलाह देना, तो उसका एडवाइस का मतलब आप ऐसे नहीं मानते हो कि सलाह देना नहीं है और कुछ है? ऐसा नहीं है, किसी और जगह यूज लेते हैं पर मीनिंग सलाह देना ही है। भाई मीनिंग वाइज डिफरेंस है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड करो। इसका पर्यायवाची तो ऐसा थोड़ा ना बन जाएगा कि एस को सी कर दिया, फिर क्यों दो वर्ड्स निकाल रहे फालतू ही? हाँ हाँ, नो। चलो अब सुनो, पता नहीं तो पता करो। देखो, एक एडवाइस नाउन होता है जिसको अपन कहते हैं, अपन जब किसी से कुछ लेने जाते हैं ना बाजार में, तो जो अपने को बिल मिलता है ना उसको एडवाइस भी कहते हैं, है ना? रिसीप्ट, एडवाइस, रिसीप्ट जो अपन पैसे जमा कर रहे हैं तो अपने को एडवाइस मिलती है। आपने कई जगह जैसे स्कूल में फीस जमा कराते हो ना, तो आपको वहां पे लिखा रहता है कि है ना, प्लीज कलेक्ट योर एडवाइस, यानी रसीद प्राप्त कर लो। ये तो एडवाइस बिल्कुल अलग एडवाइस है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सलाह देने पे आते हैं, मतलब ये तो नाउन है और मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब, सलाह देना। तो उस सलाह देना के लिए, सलाह देना के लिए दो वर्ड्स हैं अगेन। सलाह देना के लिए कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स। एक अगेन ये वाला एडवाइस एंड एक अगेन ये वाला एडवाइस। तो सलाह देना के लिए भी ADVICE है, लेकिन सलाह देने के बाद जो आपने सलाह दी उस सलाह को बोलते हैं ADVICE। और वो जो एक्शन किया उस एक्शन करने को बोलते हैं ADVIC। इन शॉर्ट आई कैन से इट इज अ वर्ब एंड इट इज ए नाउन। आपने क्या सलाह दी उस सलाह को आप रेफर करोगे तो आप नाउन यूज करोगे। और जब आप एक्शन की बात करोगे, जैसे दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ही गेव एडवाइस टू मी, इसमें तो मैं ये लिखूंगा, बोलो, और उसको एज ए वर्ब यूज करूंगा तो ही एडवाइस्ड मी। दोनों का मतलब एक है, ठीक है ना? दोनों का मतलब एक है। जैसे उसने मुझे निर्देश दिए, उसने मुझे निर्देशित किया, तो उसने मुझे निर्देशित किया, मैंने इसमें निर्देश को वर्ब बना दिया। और उसने मुझे निर्देश दिया, तो दिया तो वर्ब है। क्या दिया? जैसे मुझे पेन दिया तो पेन ऑब्जेक्ट है, मुझे एप्पल दिया तो एप्पल एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो उसने मुझे निर्देश दिया तो निर्देश वहां पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। तो वहां पे निर्देश ऐसे नाउन आ गया, यहाँ पे निर्देश ऐसे वर्ब आ गया। तो उसने मुझे सलाह दी, तो एक्शन तो देने का हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो ऊपर वाले सेंटेंस में गेव वर्ब है, ऊपर वाले सब्जेक्ट में क्या, सेंटेंस में क्या है? गेव इज यूज एज ए वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम याद रखना दुनिया में दो ही लोग कर सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन वो है नहीं तो इट इज ए नाउन। तो नाउन जब आएगा तब सीई लगाएंगे, और जब वर्ब की तरह यूज होगा तो कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ADVICED क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाउन की कोई सेकंड फॉर्म होती है क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ईडी लगाने का मतलब होता है सेकंड फॉर्म बनाना। सेकंड फॉर्म नाउन की होती है, वर्ब की होती है? नाउन की तो प्लूरल फॉर्म होती है। नाउन की कैसी फॉर्म्स होती है? सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। वर्ब की कैसी फॉर्म्स होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। तो कभी भी CED तो वर्ड डिक्शनरी में ही नहीं है, मतलब एक तरीके से, ठीक है? तो काफी कुछ डिस्कस हो गया इसके बारे में। एडवाइस्ड मी, कंसल्ट का आपने टू कंसल्ट कर दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे शीट में हर एक सेंटेंस जो रखा हुआ है वो इस पर्पज से भी रखा हुआ है कि ये बाकी की नॉलेज भी आपकी, आपको पता चल जाए। क्योंकि कल को अगर आप CED रख के आते हो तो गलत करके आ रहे हो और उसके मार्क्स कटने चाहिए, ठीक है? अब वो चेक करने वाला ही इतना होशियार है तो कह नहीं सकते उसी को नहीं पता था और उसने CED को अप्रूव कर दिया, तो कह नहीं सकते। बाकी अगर आप ये बोर्ड एग्जाम्स हो, और दूसरी बात है ना, मान लो एंट्रेंस एग्जाम्स हो, तो चार ऑप्शन में CED और SED में से आप SED चुनोगे। सो इट इज द सेंटेंस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बात करेंगे उस पर। हाँ, अभी बात करेंगे उस पर। क्या कह रहे हो? किस में? सेकंड वाले में? जो, देखो साफ साफ एडवाइस दे रहे हो ना आप। देखो टोल्ड का मतलब होता है बताना, मतलब कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई बात, कोई ज्ञान है मेरे पास, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन देखो मैंने आपको बताया कि बेटा AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होता है ना? और मैंने आपको ये बताया बेटा AB² प्लस BC² को AC² कर देना आपके लिए सही रहेगा। तो दूसरी वाली बात सलाह है, पहली वाली बात ज्ञान देना, इंफॉर्मेशन देना है। तो इसमें उसको सलाह, तेरे को अच्छा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सलाह है।
ठीक है ना। और मैं उसको ऐसे कहूं, देख सुन, जो है ना बीमार होता है ना, वो अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, पता है तेरे को। तो अब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब मैं उसको सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे पता है मेरी सलाह मानता नहीं है वो, तो मैं उसको ऐसे फॉर्म में सलाह दे रहा हूँ कि उसको लगे ना कि मैं सलाह दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें मैंने सिंपल सी बात कही है, तेरे को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन में अगर चाहिए वर्ड आ जाए तो उसको आप सलाह ही मान लो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब सेकंड बनाओ, एक बार सेकंड बनाओ। नहीं, उसमें टोल्ड नहीं आ सकता बेटा, उसमें एडवाइस दिया है, उसमें एडवाइस दिया है। हाँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, द टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी, सुना होगा आपने, है ना। ठीक है। हर एक इंसान के जीवन में ऐसा पल जरूर आता है, याद रखना, जब उसको पास टाइम की कमी रहती है, जब उसके पास सब कुछ होता है लेकिन क्या होती है, टाइम की कमी होती है। 1 सेकेंड। हमको लगता है जब अपन अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार क्या होगी, मुझे टाइम की कमी, कर लूंगा मैं तो, टाइम तो खूब है। लेकिन एक मोमेंट, एक घूम फिर के कुछ सालों के बाद ऐसा मोमेंट जरूर आ जाता है कि सब कुछ होता है बट टाइम की कमी होती है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग। उस टाइम आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो बट आप सीख नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं होता है ना। चलो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या चाहता है ये, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सो लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम। द टीचर, देखो स्टूडेंट्स को टीचर क्या देगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो, सलाह दे रहा है, और क्या दे रहा है बताओ, फीलिंग बताओ, कैसी फीलिंग आ रही है, सलाह देने की फीलिंग आ रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, एडवाइस्ड द स्टूडेंट्स। अब सुनो, फॉरबिड तो मैंने लगाया नहीं है, फॉरबिड लगाता तो फिर नॉट हटता, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डू नॉट को एज ए डोंट मानेंगे ना, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट टू वेस्ट, आगे योर विल बी चेंज एज पर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी दे की थर्ड फॉर्म, यू योर, दे देम देयर, सो देयर टाइम। समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। द टीचर, नहीं नॉट टू, टू नॉट टू क्यों, तो नॉट टू विल एक्ट एज कनेक्टर, नॉट टू ही तो कनेक्टर था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कनेक्टर था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही कनेक्टर था। और डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कनेक्टर क्या था, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो बार टू नहीं आएगा, ठीक है, नॉट टू आएगा सिंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक सुनो, नेक्स्ट टॉपिक सुनो बच्चों, लेट्स या लेटस, है ना। अब उससे पहले कुछ चीज डिस्कस करेंगे अपन, लेट्स या लेटस में पहले बता चुका हूं, मेजर चेंज ऑफ प्रोनाउन में, है ना, मैंने कहा था बाद में वापस आएगा। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। एडवाइस अच्छे से समझ गए ना क्या है एडवाइस, ओके, सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। आप में से कोई पूछ रहा था सर सजेस्टेड लगा सकते हैं क्या, कोई पूछ रहा था, मैंने कहा नहीं, एडवाइस लगाओ। मैंने क्या कहा, क्लियर कट मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं, इन दोनों सेंटेंस में एडवाइस लगेगा, सजेस्टेड नहीं लगेगा। और जब अभी अपन पहले कर रहे थे, माइनर चेंजेस नोट कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या कहा, सजेस्टेड को एक बार छोड़ो, वो थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस है, उसमें एडवाइस लिखा था मैंने, सजेस्टेड नहीं लिखा था, माइनर चेंजेस में रिपोर्टिंग वर्ब जहां पे चेंज हो रही थी। तो अब सबसे पहले डिफरेंस समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन, बोलो कोनिका। Advice means like doctor giving, so it's we have to follow that. और सजेशन, सजेशन में हम नहीं फॉलो, Friends वगैरह ये अच्छा, लोग फ्रेंड्स तो करें तो मानना सजेशन, जरूरी है। और फ्रेंड्स करें तो सजेशन, डॉक्टर करें तो एडवाइस, ठीक है। सजेशन मानना जरूरी नहीं होता, लेकिन एडवाइस मानोगे तो ही भला होगा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा नितिशा, और सजेशन छोटा भी कह सकता है, अच्छा बोलो, पहले आपका तो सुन लें भाई, आप क्या जानते हो, तभी तो फिर फिल्टर करूंगा मैं एक एक को, भाई कितना उस मिसकंसेप्शन को कंसेप्शन में चेंज करना। हाँ, अच्छा हिंदी बता दूं, सलाह मतलब एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन मतलब सुझाव, बोलो। सॉल्यूशन, यस, थोड़ा सा इसने पॉइंट पे आया ये, ओके, फिर भी पूरा नहीं पहुंचा। हाँ विष्णु बताओ। तुम कर लो, सजेशन में कौन करेगा, बता बता बता, हाँ हाँ, अच्छा फिर वापस तू आते आते फिर भटक गया। अब सुनो, एक सिचुएशन मानो, आप यूं ही समझ जाओगे, लेट्स से कि हम पांचों लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक ट्रिप पे, राइट, और पहली बार जा रहे हो रास्ते पे, है ना, भानगढ़ किला कहीं ऐसे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, राइट।
और हम पहली बार उस रास्ते पे जा रहे हैं, और चलते चलते मैंने मैप तो फॉलो किया था, गूगल मैप मान लो है नहीं उस जमाने में, 2002 में जा रहे हैं, मान लो गूगल मैप है नहीं है हमारे पास, नहीं गूगल मैप कनेक्टिविटी नहीं है, दो रोड आ गए, दो रोड आ गए। अब दो रोड आ गए तो हमको तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आगे चल के दो रोड टूट जाएंगे ऐसे। तो वी आर इन सम ट्रबल, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो हम आपस में कर रहे हैं अपना सलाह मशवरा। तो वहां पर ऐसे हम देख ही रहते कि एक कोई आदमी दिख गया, बूढ़ा आदमी दिखता है ऐसी सिचुएशन में अक्सर, या बूढ़ी अम्मा दिखती है ना। ठीक है, डरते डरते विष्णु गया उसके पास। तो विष्णु ने कहा कि अम्मा जी वो भानगढ़ जाने का रास्ता यहाँ या यहाँ। तो अम्मा जी ने कहा यहाँ, आप चले गए। तो उस अम्मा जी ने आपको एडवाइस दी या सजेशन दिया? एडवाइस दी। सुनो, उसने क्या दिया? एडवाइस दी। अब कोई बूढ़ी अम्मा नहीं दिखी, कोई भी नहीं दिखा। अब उनमें से मैंने कहा कि यार एज पर माई थिंकिंग इधर जाना चाहिए, और हम उस लोग चले गए, मैंने सजेशन दिया। अब बताओ डिफरेंस क्या है? उस बूढ़ी अम्मा ने तो एडवाइस दी थी और मैंने सजेशन दिया है। अभी भी नहीं समझ आया? सुनो 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 सुनो, एडवाइस में एक्शन जिसको दिया जाता है वही करता है, सजेशन में बोलने वाला भी उस एक्शन को फॉलो करता है। इट इज अ सॉल्यूशन, आपको भी फॉलो करना है। मैंने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, सजेशन है मेरे को भी करना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा, मैं क्यों दिखाऊं, तू दिखा, तू बीमार है, ये एडवाइस है। जिसको बोला जा रहा है एक्शन वो करेगा तो एडवाइस है, और बात की जा रही है सजेशन मतलब सुझाव, उस सुझाव में मैं भी हिस्सा हूं, मैं भी उस एक्शन को फॉलो करूंगा। तो जब मैं भी गाड़ी में बैठा हूं, मैं कहूँ इधर चलना चाहिए तो मैं भी जा रहा हूं, इट इज अ सजेशन। इट आई हैव कम आउट विद अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकाल के आया हूं मैं। तो मैं ऐसे कहूंगा तुम कर लो, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं, फिर तो वो एडवाइस है। सो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। मीनिंग वाइज आप देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक्शन को करें तब तो सजेशन, और केवल ऑब्जेक्ट ही उस एक्शन को करे, सब्जेक्ट तो केवल ज्ञान दे रहा भी कर ले ऐसे, तब वो एडवाइस है। ओके, डन। अब सुनो, सेंटेंसेस विद एडवाइस में और सेंटेंसेस विद सजेशन में जनरली ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं, लेट्स या लेट अस। लेट्स डू इट, तो मैं सजेशन दे रहा हूं कि मैं भी करूंगा वो काम। और अगर मैं खुद नहीं करना चाहता तो मैं कहता डू इट, आप करो। समझ में आई बात? तो लेट्स या लेटस वाले सेंटेंस क्या होते हैं? सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन मिल गई हमको सजेशन वाले सेंटेंस की। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इनका कन्वर्जन करना हमने मेजर चेंज ऑफ प्रोनाउन में सीखा हुआ है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सेंटेंसेस, और ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, ध्यान से सुनना। सैड को इसमें सजेस्टेड एंड प्रपोज में चेंज करना है, उस टाइम भी बताया था मैंने, है ना। उस टाइम मैंने प्रोनाउन क्या चेंजेस बताया था, मैंने कहा था माइनर चेंजेस छोड़ दो, लेकिन आपने सेंटेंस में नोटिस किया तो उस टाइम मैंने सजेस्टेड या प्रपोज लगाया था वर्ड, है ना। ठीक है, प्रपोजल देने का मतलब यही होता है कि एक प्रपोजल लेके आना, सुझाव लेके आना। कनेक्टर इसमें दैट लगेगा, फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं इसके। स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव चाहिए चाहिए साहब। और लेट्स को या लेटस को वी शुड, यू शुड और दे शुड में चेंज करते हैं। या तो वी शुड या यू शुड या दे शुड। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना, हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन किया था। उस टाइम केवल ये बताया था, उस टाइम केवल ये बताया था, और इन तीनों के बारे में मैंने कहा था कि जब माइनर चेंजेस डिस्कस होंगे तब देखेंगे, क्योंकि उस टाइम अपन चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे। तो अस जो है वो वी शुड दे शुड चेंज, यू शुड में कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो चलो, प्रोनाउन के बारे में मैंने क्या बताया था, रिकॉल करो फटाफट। हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से एटलीस्ट एक फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से एटलीस्ट कोई एक पर्सन सेकंड पर्सन हो तो यू शुड, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो दे शुड। बताया था नहीं बताया था? वीडियो रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, वी शुड और यू शुड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? वी शुड को प्रायोरिटी। चलो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक। सजेशन दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं? उसने मुझे कहा कि चलो वॉक पे चलते, वो खुद भी जाएगा ना, या तुमको ही भेज देगा? तो खुद भी जाएगा तो सजेशन है। तो ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ही सजेस्टेड मी या फिर ही प्रोपोज्ड मी, ऐसा कुछ। ही सजेस्ट, अच्छा सुनो, ही सजेस्टेड मी सही है क्या? जल्दी बताओ। गलत है, सैड चेंज होता है, टू भी लगाओ। अरे यही तो है, सैड चेंज होता है सजेस्टेड में, सैड टू नहीं होता है। तो ऐसे डायरेक्ट याद रखो ना बेटा कि सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड के बाद टू प्रीपोजिशन कंपलसरी है, डायरेक्ट याद रखो। सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड के बाद टू प्रीपोजिशन ऐड करना कंपलसरी। सो इट विल बी लाइक ही सजेस्टेड टू मी, नॉट ही सजेस्टेड मी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये एक्चुअली वर्ब चैप्टर अगर आप करके आते हैं ना, तो उसमें फिक्स सेट ऑफ वर्ब्स लिखा था, इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब विदाउट प्रीपोजिशन, इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन,
है ना, कुछ सारी वर्ब्स होती हैं, उनके सामने कुछ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। तो सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड के बाद टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है, या यूं कहूं सजेस्टेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे भी याद करो। कनेक्टर क्या है, दैट। अब स्ट्रक्चर आपको डेक्लेरेटिव चाहिए, तो लेट्स, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करो, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट एक पर्सन फर्स्ट पर्सन हो तो क्या आ जाता है, वी शुड, और आगे कॉपी पेस्ट, गो फॉर ए वॉक। उसने सजेशन दिया, उसने सुझाव दिया कि हमें वॉक पे जाना चाहिए, मीनिंग कन्वे वो वही वाला, मीनिंग कन्वे हुआ ना, उसने ऐसा सुझाव रखा कि हमें वॉक पे जाना चाहिए। ठीक है, डन है, कर दूं फाइनल, एक अपने आप बनाओ, प्रपोज भी कर सकते हो, ठीक है, ये बनाओ। ही सेड टू राम लेट्स गो, अच्छे तो सेम ही आ गया। चलो चेंजेस क्या है बता दो ऐसे ही, दे शुड आ जाएगा क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन आ गए। इस सेंटेंस को बाद ये सेंटेंस देने का पर्पस ये है कि आप इन तीनों में से डिसाइड कर पाओ। तो ही एंड मी, एटलीस्ट वन पर्सन था तो वी शुड, एटलीस्ट सेकंड पर्सन हो, एटलीस्ट एक सेकंड पर्सन होता तो यू शुड, और दोनों ही थर्ड पर्सन है तो फिर दे शुड आ जाएगा। बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। और प्रपोज्ड और सजेस्टेड दोनों लगा सकते हो, टू प्रीपोजिशन लगाना कंपलसरी। अब ये बनाओ, शायद ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए, बनाओ, टायर तो करो। जया सेट लेट्स गिव अ पार्टी, हर हस्बैंड सेट लेट्स नॉट, है ना, करो 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 करो। और आपको जान के हैरानी होगी, एसएससी 2014 सीजीएल पेपर का ये पेपर क्वेश्चन उठाया हुआ है। सो आपकी बुक के क्वेश्चन आते हैं देखो, और उस एग्जाम से एक बंदा इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है। तो इन शॉर्ट, ये अगर एक बंदा ये करना जानता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है। तो तुम जान जाओ और बन जाओ। तुम जान जाओ और बन जाओ, मतलब उसको यही पढ़ना पड़ता है, उसको सिलेबस में कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, कहने का मतलब ये है, बेसिक नॉलेज आती है जो हम स्कूल लेवल पे मिस करते हैं, जो हम स्कूल लेवल पे लाइटली ले लेते हैं और बाद में हजारों रुपए खर्च करके फिर कोचिंगों में पढ़ते हैं। जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, यही चीजें पढ़ते हैं। अभी पढ़ लो ना, तो एक तो बेस जल्दी तैयार हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करोगे जो भी करोगे, दूसरा पैसे बचेंगे उस टाइम के। ठीक है, चंदे में डाल देना मेरे, ठीक है, चलो आओ। जया सेट लेट्स गिव अ पार्टी, किसने कहा भी वो जया बच्चन है, ऐसा थोड़ा ना था। तो फिर अगर जया बच्चन पैसे वाली तो क्या हस्बैंड क्या उसका कंगाल है क्या? जया बच्चन पैसे वाली इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड पैसे वाला है, वो तो अपने हस्बैंड के पीछे है ना। हर हस्बैंड सेड लेट्स नॉट, हस्बैंड ने कहा कि नहीं पार्टी नहीं देनी भाई, बहुत खर्चा होगा, रहने दे। जया ने कहा लेट्स गिव अ पार्टी, तो लेट्स से समझ आ रहा है कि सजेशन है, और मीनिंग से भी समझ में आ रहा है कि उस पार्टी थ्रोइंग में जया भी इन्वॉल्व है। सो इट इज ए सजेशन, इट इज ए सजेशन। अच्छा चलो छोड़ो, यहां तक तो बना दिया होगा, यहां तक बोलो, यहां तक तो बनाया कि नहीं बनाया, क्या बनाया बताओ। हाँ, जया सजेस्टेड टू वो, टू होम, टू हर हस्बैंड लिख सकते हो। देखो, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक फिक्स आंसर नहीं कर सकते कभी भी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड, जया ने अपने हस्बैंड को ऐसा सजेशन दिया, ठीक है ना। उसके बाद जया भी थर्ड पर्सन, उसका हस्बैंड भी थर्ड पर्सन, तो दैट दे शुड गिव अ पार्टी, राइट, दैट दे शुड गिव अ पार्टी, यही बनाया आपने, ठीक है, यहां तक तो ये बनाया। अब आगे का फिर आप ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा ऐसा कुछ 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 ऐड करके, कुछ चेंजेस करके ऐसा बनाए, चलो बताओ। ये मतलब नॉट वाले आ जाते थे जैसे नेगेटिवली और हाँ, पॉजिटिवली, मैंने सीखा हर हस्बैंड प्रपोज नेगेटिव। यस, हर हस्बैंड प्रपोज नेगेटिव ना करके आंसर्ड कर दो बस, ठीक है। अच्छा आप सुनो, अब एक फिक्स सेट ऑफ सेंटेंस याद रखो, किसी सेंटेंस में सजेशन और उसका अप्रूवल की भी जानकारी हो, भाई अप्रूवल मिला या नहीं मिला, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, जैसे हस्बैंड हाँ भी कर सकता था और हस्बैंड मना भी कर सकता है, जैसे भी मना कर रहा है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सजेशन तो हो, साथ में उसका उसका रेस्पॉन्स भी हो, उसका, जैसे मैंने कहा कि चलो क्लास खत्म करते हैं, तो आपका रेस्पॉन्स भी आया कि नहीं आया। अगर केवल सजेशन लेके रह गए तब तो वो जो आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, वी शुड यू शुड दे शुड चलेगा। लेकिन साथ में अगर रेस्पॉन्स भी है, तब उसका एक फिक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो अपने को फॉलो करना है। क्या स्ट्रक्चर है, सुनो ध्यान से। जया, और अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहते, आपने सजेस्टेड या प्रपोज लगा दिया, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो टू हर हस्बैंड तो ठीक है, नहीं तो आप इसको चेंज कर दोगे, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, जया ने पार्टी देना सुझाव में रखा, पार्टी देना सुझाव में रखा, जया सजेस्टेड
गिविंग अ पार्टी। अब रेस्पॉन्स पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया उस पे आगे का स्ट्रक्चर चलेगा। अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो कनेक्टर आएगा एंड, और अगर रेस्पॉन्स नेगेटिव आया तो कनेक्टर आएगा बट। बट हमेशा विरोधाभास होता है, विरोधाभासी होता है। बट हर हस्बैंड, लेकिन उसके हस्बैंड ने तो मना कर दिया, नटियों को हस्बैंड। ठीक है, हर हस्बैंड आंसर्ड, या तो लिख लो नेगेटिवली या इन द नेगेटिव, आंसर्ड इन द नेगेटिव। और अब इसके साथ साथ में सुनो, अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता तो क्या क्या चेंज होते हैं, बट की जगह एंड हो जाता, आंसर्ड इन द पॉजिटिव हो जाता। अच्छा, किसी ने कहा सर सजेस्टेड के बाद वो दे शुड बी शुड यू शुड क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया मैंने, क्योंकि सजेस्टेड के बाद में हर हस्बैंड लिखूंगा तो भी सजेशन हस्बैंड को ही है, और आगे मैं नहीं लिख रहा हूं तो आगे हस्बैंड का जिक्र हो गया। भाई मना हस्बैंड कर रहा है तो सजेशन पहले किसको दिया होगा? विष्णु को तो दिया नहीं होगा, हस्बैंड को दिया होगा, क्योंकि मना वो कर रहा है। तो अब मैं हर हस्बैंड करके सेंटेंस को लंबा क्यों करूं? तो मैं ऑब्जेक्ट यहां से डिलीट कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट यहां से डिलीट कर रहा हूं, तो दैट कनेक्टर नहीं आएगा, वी शुड यू शुड दे शुड कुछ भी नहीं आएगा, कनेक्शन बस ऐसे ही होगा, सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी। ठीक है, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। लेट्स सी द आंसर। ठीक है, अब जो बोल्ड मार्क्स हो रहे हैं ना उनको नोटिस करो, तो बट चेंज हो सकता है और आंसर्ड इन द नेगेटिव कैन चेंज टू आंसर्ड इन द पॉजिटिव ऑल्सो। देखो अफर्मेटिव, हाँ आंसर्ड इन द अफर्मेटिव भी कह सकते हो, सही कह रहे हो, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात होती है। भाई सेंटेंस के केस में हम जनरली जो है ना क्लासिफिकेशन करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। अब वो कैजुअल लैंग्वेज में पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस है देख लो, बार बार इतना बड़ा वर्ड बोलो और समझ में नहीं आया, तो इसीलिए पॉजिटिव भी सही है, और अगर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चले तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, ठीक है, तो एक सेंटेंस बना दो, शायद इसमें है नहीं, देखता हूँ मैं नेक्स्ट शीट पे है या नहीं है, नहीं तो फिर मैं देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कल ही स्टार्ट करेंगे, है ना? आज काफी अच्छा पोर्शन हमने कवर किया, तो फिर हौच पौच ना हो जाए, क्योंकि इसके माइनर चेंजेस अलग हैं फिर, तो कल नए माइंडसेट के साथ बैठेंगे। ठीक है, तो एक जाते जाते एक इसी का ही अभी सेम पैटर्न का एक बना दो ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये रियली इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कि आपके इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंस आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो कमल सर said, what did he say? Let's let's study, let's read newspaper, let's read newspaper। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, प्रियांशु said, and प्रियांशु said, and प्रियांशु सर नहीं, सर बनानी है अभी वो, प्रियांशु said ओके सर, बनाओ। हो गया? हो गया सभी का? बताओ विष्णु क्या लिखा? बताओ नितिशा। प्रियांशु आपने क्या लिखा? बोलो। ठीक है, देखो आप एक गलती कर रहे हो अभी भी, सजेस्टेड के बाद हमको या तो ऑब्जेक्ट लगाओ टू लगा के, सजेस्टेड पे अगर आप चीज को रोक रहे हो
तो आगे वाली वर्ब जेरंड फॉर्म से कनेक्ट करो। जैसे हमें गिविंग ए पार्टी था तो यहाँ लिखो रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। और या फिर अगर आप यू शुड में चेंज करना चाहते हो तो फिर प्रॉपर ऑब्जेक्ट लगाओ कि कमल सर सजेस्टेड टू स्टूडेंट्स, कुछ भी ऑब्जेक्ट फिट करो, दैट दे शुड रीड द न्यूज़पेपर एंड प्रियांशु आंसर्ड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर दैट शुड, वी शुड, यू शुड वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सिंपलेस्ट इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा आपसे बोर्ड में अगर ये आता है, तो ऐसा होगा, कमल सर सजेस्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। जेरंड फॉर्म से कनेक्ट कर दो वर्ब को, है ना। एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स में एंड कनेक्टर आएगा, एंड प्रियांशु आंसर्ड इन, आंसर्ड इन सॉरी आंसर्ड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ठीक है, कर लोगे। इंपेरेटिव डन। सर प्रकार के सजेशन वाले थोड़े स्पेशल थे इसलिए लास्ट में लिए इसको अपन। ठीक है, उनके कनेक्टर्स भी अलग है, उनके सारी चीजें अलग है। राइट, डन। अब कल अपन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू करेंगे। एक्सक्लामेटरी के बाद एक टाइप ऑफ सेंटेंस और है, वो एक्सक्लामेटरी का पार्ट है। जैसे इंपेरेटिव का पार्ट था सजेशन एक तरीके से, है ना, बस थोड़ा सा अलग था। वैसे एक्सक्लामेटरी का पार्ट है विशेष, एक्सक्लामेटरी का पार्ट है विशेष, तो वो एक्सक्लामेटरी के साथ ही कवर होगा। बस वो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, उसके बाद फिर अपन चाहोगे तो एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, टेस्ट देना है तो दे लो, आई डोंट, हाँ ठीक है, टेस्ट दे लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।